हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका पहले जो प्रीवियस नाम था वो था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इस एक्ट में मैं आपको आज हिस्ट्री करवाऊंगी, स्ट्रक्चर करवाऊंगी कि एक्ट की हिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए थे, किस तरह ये फोर्स में आया, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। इसकी पीपीटी मैं नहीं बना पाई हूँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे ही मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। सेकंड पार्ट से मैं इसकी पीपीटी के थ्रू ही आपको ये लेक्चर करवाऊंगी। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें। एम्प्लॉय कंपनसेशन का मीनिंग क्या है। सपोज़ कोई एम्प्लॉय है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या वहीं पर काम कर रहा है, उसका हाथ कट जाता है, पैर टूट जाता है काम करते टाइम, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो काम नहीं कर पा रहा। तो इस केस में जो कंपनसेशन उसे दिया जाना चाहिए, उसके लिए ये एक्ट बना था। पहले क्या होता था, 1923 से पहले कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एम्प्लॉयज़ काम करते थे और बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन क्या होता था, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन नहीं देता था और एम्प्लॉय को ये प्रूव करना होता था कि उसमें एम्प्लॉयर की नेगलेंसी है, तो हमें कंपनसेशन चाहिए। और ये एम्प्लॉय को प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो कुछ एक्सीडेंट्स भी होते थे, कुछ भी होता था। तो 8084 में इंडिया में तो ये काफ़ी बाद में आया था। 8084 में ये एक्ट आया था, कंपनसेशन एक्ट। जर्मनी में आया था सबसे पहले, ठीक है। जर्मनी के बाद ये आया इंग्लैंड में। तो वहाँ क्या था कि जैसे वो इसमें छोटी मोटी इंजरी तो कवर करते थे, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह कवर नहीं करते थे। तो 8084 के बाद 80 देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 8084 में कंपनसेशन एक्ट आया। फिर 8085 में फैटल एक्ट आया। फैटल एक्ट आया क्योंकि फैटल एक्ट क्यों आया, फैटल एक्ट इसलिए आया क्योंकि माइनिंग और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे ना, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कंपनसेशन एक्ट है, फैटल एक्ट है, वो इनफ नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई जिसमें थे मेंबर मेडिसिन के एक्सपर्ट्स थे और इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स थे और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर के भी थे और वर्कर के भी थे, ठीक है। तो इसमें ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें सिर्फ 1897 तक सिर्फ में क्या हुआ कि इसमें कुछ इंजरीज और कवर की गई, ठीक है। वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। 8084 में ये आया था यहाँ पर, यहाँ जर्मनी आप मेंशन कर लेना, जर्मनी में आया था सबसे पहले ये। उसके बाद ये इंग्लैंड में था, लेकिन यहाँ जर्मनी में भी ना इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवाते थे, सिर्फ छोटी मोटी इंजरी करवाते थे। फिर 8085 में फैटल एक्ट भी आया, लेकिन माइनिंग और फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रियलाइज हुआ कि इनफ नहीं है। तो एक मीटिंग हुई जिसमें थे एक्सपर्ट इन मेडिसिन के थे और इंश्योरेंस के एक्सपर्ट थे, क्योंकि इंश्योरेंस तो पहले था ही नहीं। और इसमें इंक्लूड हुए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर और वर्कर, ठीक है। फिर एनेक्ट हुआ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, 1897 में 1897 में इन्होंने क्या किया था, 1897 में इन्होंने कुछ इंजरीज़ को भी कवर किया, ठीक है। कुछ इंजरीज़ जो पहले कवर नहीं थी, उस इंजरीज़ को भी इन्होंने कवर किया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसका अनेक्टमेंट कब हुआ, इसका अनेक्टमेंट हुआ 5 मार्च 1923 को। 5 मार्च 1923 को इसका अनेक्टमेंट होता है, ठीक है। 5 मार्च 1923 को इसका अनेक्टमेंट हो जाता है। एक सेकेंड, 5 मार्च 1923 को इसका अनेक्टमेंट हो जाता है, इसका बिल पास हो जाता है। फिर ये एनफोर्स होता है 1 डे ऑफ जुलाई 1924 में। और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल था, ये एप्लीकेबल था होल ऑफ इंडिया में। इसके बाद क्या होता है कि 2009 में इसका नाम चेंज किया गया। इसका जो पुराना नाम था वो था इसका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। 2009 में इसका नाम कर दिया गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। और किस किस वर्ड को रिप्लेस किए गए, 2 वर्ड रिप्लेस किए गए थे। एक किया गया था वर्कमैन और एक वर्कमैन, दोनों सेम लगते हैं, ठीक है। और आफ्टर अमेंडमेंट क्या क्या नाम रखे गए, वर्कमैन की जगह यूज़ किया गया एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन की जगह यूज़ किया एम्प्लॉय। क्योंकि ये नाम चेंज क्यों किए गए थे, नाम चेंज इसलिए किए गए थे कि किसी भी फैक्ट्री में फ़ीमेल भी काम करती हैं
और मेल भी काम करते हैं, लेकिन इसका नाम था वर्कमैन। तो उससे लगता था कि ये सिर्फ जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है इसमें, तो जेंडर में न्यूट्रलिटी लाने के लिए इसका नाम चेंज किया गया। और वर्कमैन में क्या 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 कहा गया, जो वर्कमैन होंगे वो ब्लू कलर जॉब होंगे, इसमें क्लर्क इंक्लूड नहीं होंगे, और जो एम्प्लॉई होंगे वो वाइट कॉलर जॉब वाले होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये वाला जो नाम रिप्लेस किया था ना, ये वाला नाम जो रिप्लेस किया था, ये किसने सजेस्ट किया था, ये भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ये सजेस्ट किया था नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, नेशनल, ये सजेस्ट किया था नेशनल। इसमें आज दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। इसका जो नाम सजेस्ट किया था वो किया था नेशनल कमीशन। मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इसका नाम सजेस्ट किया था 2002, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ठीक है, ऑन लेबर, इन्होंने इसको सजेस्ट किया था, और ये सजेस्ट किया था 2002, ठीक है। ये कमेटी का नाम है, इन्होंने सजेस्ट किया था, तो इनकी सजेशन पे ही ये नाम चेंज किए गए थे। आई होप आपको हिस्ट्री तो पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या क्या था, ये इफेक्टिव कब हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 1924 को। अब इस एक्ट में कितने स्ट्रक्चर थे, अब हमें वो देखना है। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर देखो, इस एक्ट में टोटल सेक्शन थे 36, ठीक है, 36 सेक्शन थे टोटल। और इसमें 4 शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल हैं। 4 कौन कौन से शेड्यूल हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 1 में आता है लिस्ट ऑफ इंजरीज, ठीक है, कि इंजरीज़ की लिस्ट क्या है। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आता है टोटल डिसेबलमेंट इंजरी, कि जो इंजरी हुई है टोटल डिसेबलमेंट में कौन सी काउंट होंगी। और पार्ट 2 में आता है पार्शियल डिसेबलमेंट इंजरी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 1 में आता है लिस्ट ऑफ इंजरी, और शेड्यूल 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर आता है आपका शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है कि लिस्ट ऑफ पर्सन हुम कंसिडर एम्प्लॉय। शेड्यूल 2 में उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दी गई, उन पर्सन्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। शेड्यूल 3 में आता है ऑक्यूपेशनल डिसीज़। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की क्या क्या ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो सकती है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ क्या होती है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और काम करने के टाइम पर कोई डिसीज़ हो जाती है तो उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कंसिडर किया जाएगा। शेड्यूल 4 में क्या आता है कि डिसाइड करेंगे कि कंपनसेशन अमाउंट एम्प्लॉय को कितना दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ये फैक्ट्री में एप्लीकेबल है, माइंस में एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्ट में एप्लीकेबल है, कंस्ट्रक्शंस में एप्लीकेबल है, लेकिन विच आर नॉट अंडर कवर ESI एक्ट। लेकिन ये सब ESI एक्ट में कवर नहीं होने चाहिए, ये वहीं पर एप्लीकेबल होंगे। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि इस एक्ट में ये क्यों कहा गया कि जो ESI एक्ट में कवर नहीं होगा ये वहीं पर एप्लीकेबल होगा? ये इसलिए कहा गया, सपोज़ करो अगर एक ESI है, ठीक है, एक फैक्ट्री में ESI है और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी उसको मिल रहा है, तो एम्प्लॉय तो दोनों जगह से कंपनसेशन ले लेगा ना। ESI के थ्रू अपना इलाज भी करवा लेगा और कंपनसेशन भी उससे ले लेगा। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ पर ESI एप्लीकेबल नहीं है या वहाँ एप्लीकेबल है फैक्ट्री, माइन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एक्ट में बताया कि शेड्यूल 3 में लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ आती हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कब ऐड की गई। तो आप ये नोट डाउन कर लो, ऑक्यूपेशनल डिसीज़ ऐड की गई थी 1906 में, ठीक है, 1906 में ऑक्यूपेशनल डिसीज़ ऐड की गई थी। अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हिस्ट्री आपको मैं करवा चुकी हूँ, और आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, कि पेमेंट करना एम्प्लॉय को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान या फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, जैसा उसमें सर्टेन क्लास के एम्प्लॉयज़ को ही कंपनसेशन दिया जाता है। अब देखते हैं हमारा चैप्टर 1 में आता है हमारा सबसे पहले प्रीलिमिनरी। इसमें सेक्शन 1 देखते हैं। चलो सेक्शन 1 है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, और कब एनफोर्स में हुआ था 1 जुलाई 1924 को ये एनफोर्स हुआ था। अब इसकी देखते हैं सेक्शन 2 में डेफिनेशन में हम देखते हैं, और सेक्शन 2 में फर्स्ट डेफिनेशन आती है टू सब क्लोज बी का क्लोज सब क्लोज बी 2(1)(b).
तो इसमें कमिश्नर, कमिश्नर कौन होता है? कमिश्नर वो होता है जो इस एक्ट के अंडर अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 2C, सी से कंपनसेशन और सी से ये आप याद कर सकते हो 2C, ठीक है। कंपनसेशन क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, जो एक्ट में प्रोवाइडेड किया जाएगा वही कंपनसेशन कहलाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। ये 3 कैटेगरी के होते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कैटेगरी में का डिपेंडेंट कौन सा है, सेकंड कैटेगरी का डिपेंडेंट कौन सा है, थर्ड कैटेगरी का डिपेंडेंट कौन सा है। तो ये थोड़ा सा टफ होगा और आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। ये हैंड रिटन नोट में क्यों लाई? क्योंकि मुझे डिपेंडेंट समझाना था। बाकी के जो लेक्चर होंगे वो पीपीटी के थ्रू ही होंगे। डिपेंडेंट समझाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता, वो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार लैपटॉप वगैरह पे, तो इसलिए मुझे इसके आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाना पड़ रहा है। चलो डिपेंडेंट, इसमें 3 कैटेगरी होती है, मैंने आपको बताया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब हम देखते हैं कैटेगरी फर्स्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो मिस्टर एक्स है, उसकी डेथ हो गई, वो मैरिड है, ठीक है, काम कर रहा है। अब मैरिड है तो उसकी वाइफ भी होगी, वाइफ उसकी विडो हो गई, तो कैटेगरी 1 में आ गया उसकी वाइफ डिपेंडेंट है। अब उसका एक बेटा है, माइनर सन, छोटा बेटा है, और अनमेरिड डॉटर है, वो भी आ गए। और विडो मदर ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो जिस मिस्टर एक्स की डेथ हुई है ना, उसके पापा नहीं थे, उसकी मम्मी विधवा है। तो ये 4 लोग आ गए और इनको कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि हम डिपेंडेंट हैं। बाकी अदर 2 कैटेगरी हैं, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिपेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसके ऊपर डिपेंड थे, तो उन्हें कंपनसेशन उनको दिया जाए। लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में नो नीड टू प्रूव डिपेंडेंट। तो इसमें कौन कौन आया? वाइफ आ गई, क्योंकि शादी हुई थी तो बच्चे भी होंगे, माइनर सन आ गया, और अनमैरिड डॉटर आ गई, और उसकी विधवा माँ आ गई। ये तो हो गई आपकी कैटेगरी फर्स्ट। लेकिन आपको ये नोट करना है, ठीक है, माइनर सन और अनमैरिड चाहे लेजिमेटेड हो चाहे अडॉप्टेड हो, ठीक है। लेजिमेटेड मीन होता है जायज़ बच्चे और अडॉप्टेड होता है गोद लिए बच्चे, वो एप्लीकेबल होंगे दोनों ही, ठीक है। ये देखो मैं नोट में डाल रखा है, चाहे माइनर सन हो चाहे अनमैरिड डॉटर हो, दोनों में से चाहे तो कोई लेजिमेट हो और अडॉप्टेड हो, दोनों ही फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। लेजिमेट मीन जायज़ बच्चे और अडॉप्टेड मीन गोद लिए गए बच्चे। अब देखते हैं हम कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या आता है? डिपेंडेंट, जो होली डिपेंडेंट है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये देखो कैटेगरी 2 में सन और डॉटर तो है ही, कैटेगरी फर्स्ट में भी थे, लेकिन कैटेगरी 2 में सन और डॉटर कौन से दिए गए? सन और डॉटर जो माइनर नहीं है, जो मेजर है, और लेजिमेट है, अडॉप्टेड है, प्लस इन्फर्म है। इन्फर्म मतलब कि वो डिप्रेस हैं, मेंटली डिप्रेस हैं, या फिजिकली चैलेंज है, वो काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर कैटेगरी 2 में सन और डॉटर की एज 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और फिजिकली चैलेंज होनी चाहिए, और वो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। अब देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी आपकी क्लियर हो गई होगी। कैटेगरी थर्ड में क्या आता है? होली और पार्शली डिपेंडेंट, मतलब पूरी तरह से और आंशिक, मतलब आधी तरीके से मिस्टर एक्स के ऊपर डिपेंड है जिसकी डेथ हुई। अब देखो ये पेरेंट्स हैं, किसके पेरेंट्स हैं? मिस्टर एक्स के पेरेंट्स हैं। एक है मदर और एक है फादर, ठीक है। तो यहाँ पे मदर तो आएंगी, लेकिन फादर को यहाँ, फादर के लिए यहाँ पे लिखा गया है ए पेरेंट्स अदर देन ए विडो मदर, मतलब उसकी अगर जैसे उसकी मदर नहीं है, उस ठीक है, उसके फादर हैं, तो उसके फादर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं कमा नहीं सकता, तब उसके फादर कैटेगरी थर्ड में आएंगे। और इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है ए पेरेंट अदर देन है विडो मदर, ठीक है। विडो मदर को तो कंसीडर किया गया है फर्स्ट कैटेगरी में, विडो मदर को फर्स्ट कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। कैटेगरी थर्ड में भी विडो मदर है, लेकिन इसमें उसके जो फादर थे लड़के के जिसकी डेथ हुई थी मिस्टर एक्स की, उनको प्रूव करना होगा कि वो कैपेबल नहीं है अर्न करने के लिए। अब कैटेगरी थर्ड में ये देखो नोट, कैटेगरी थर्ड में आप ये देखो, फादर शुड हैव प्रूव दैट ही इज़ नॉट कैपेबल टू अर्न एंड होनली और पार्टली डिपेंडेंट ऑफ मिस्टर एक्स। ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कैटेगरी थर्ड में और क्या कौन कौन से आते हैं। चलो अब देखते हैं। अब आते हैं चिल्ड्रन किसके आते हैं? चिल्ड्रन है मिस्टर एक्स के। अब देखो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिए हैं, जैसे मैंने लेजिमेट का डाला है एल, अडोप्टेड का ए, और आई का एलिजिमेट का आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड कैटेगरी में कौन कौन आएगा? माइनर सन आएगा और अनमैरिड डॉटर आएगा। कौन?
चाहे वो लेजिमेट है चाहे वो अडॉप्टेड है, ये भी आएंगे, ये तो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। बट अगर और माइनर सन है और अनमैरिड डॉटर है तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, उसका माइनर सन आएगा और अनमैरिड डॉटर, वो यहाँ पर भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कौन आएगा, जो इलेजिमेट है। फर्स्ट कैटेगरी में तो मतलब उनको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो वो इलेजिमेट है ना, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम अपने फादर के लेजिमेट नहीं है, इलेजिमेट हैं, लेकिन हम डिपेंड अपने फादर पे ही करते थे, हमारे फादर हमको मतलब खर्चा उठाते थे। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद कौन है, क्योंकि कैटेगरी थर्ड थोड़ा टफ है इसलिए मैंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ गई उसकी मैरिड डॉटर जो कि माइनर है, विडो डॉटर जो कि माइनर है। वैसे ऐसे होता नहीं है, ठीक है, माइनर की आजकल तो शादी नहीं करते, पर ये उस टाइम पे कर देते थे तो इसलिए मेंशन किया गया है। उसकी बेटी है लेकिन वो माइनर नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। बेटी विडो हो चुकी है लेकिन वो माइनर नहीं है। तो इसमें तीनों ही आएंगे, चाहे वो लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो, चाहे इलीगल हो, तीनों ही आएंगी। किसी भी तरह की बेटी हो या किसी भी तरह की बेटी उसकी ऐसी हो तो वो डिपेंडेंट कहलाएगी। अब देखते हैं नंबर 4, मिस्टर एक्स। अब बेटा मर गया, बेटे की वाइफ है, ठीक है, वाइफ का एक माइनर चाइल्ड है, ठीक है। डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स दैट शी डिपेंडेंट ऑन फादर इन लॉ। अब देखो कि जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का बेटा पहले मर चुका था, ठीक है, तो इसकी बेटे की वाइफ मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, तो ये इसकी बहू हो गई, तो ये इसका ससुर हो गया, ठीक है। तो और उसका पोता यानी कि बेटा जो बेटा पहले मर चुका था, यहाँ पर मिस्टर एक्स को कंसिडर किया गया है कि मिस्टर एक्स है, उसका एक बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो उसके मरने से पहले मर चुका था, तो उसकी अपनी बहू का और अपने पोते का खर्चा वो उठा रहा था। तो यहाँ पे आ गया डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स प्रूव डेट शी इज़ डिपेंडेंट ऑन फादर इन लॉ। तो इसकी बहू को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अपने ससुर की इनकम पे डिपेंडेंट थी, तो ये आएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसी टर्म दी गई है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है। अब देखते हैं 5 पे, माइनर चाइल्ड ऑफ एक्स डॉटर। देखो अब जो एक्स मरा है उसकी बेटी थी, अब उसकी बेटी के बच्चे जिसके मतलब जैसे वो नाना नानी बोलेंगे ना वो बच्चे, तो उसके दोनों ही पेरेंट जिंदा नहीं है, तो वो बच्चे भी थर्ड कैटेगरी में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें बचते हैं 2, ब्रदर सिस्टर ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स तो मर गया, अब उसके बहन हैं और भाई हैं, तो वो कौन कौन से बहन और भाई डिपेंडेंट में आएंगे। एक तो माइनर ब्रदर आएगा, उसका अनमैरिड सिस्टर आएगी, विडो सिस्टर आएगी, लेकिन माइनर होने चाहिए। और नंबर 7 पे, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि मिस्टर एक्स मर चुका है, ठीक है, और मिस्टर एक्स के दादा दादी भी इसमें आ जाएंगे, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 तीनों समझा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है। अभी तक तो मैं आपको समझा रही थी कि मिस्टर एक्स एक आदमी था जिसकी डेथ हो गई। अगर मिस्टर एक्स एक आदमी ना हो कि मिसिज एक्स हो, मतलब लेडी हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक एक्सेप्शन ये है, ये देखो मैंने लिखा है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखो, इफ़ एम्प्लॉय वाज वुमेन, अगर एम्प्लॉय वुमेन थी और उसकी डेथ हो गई है, तो एम्प्लॉय के हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा दैट आई एम निठल्ला, मैं तो निठल्ला हूँ और डिपेंड था अपनी वाइफ की अर्निंग पे, तब उसके हस्बैंड को डिपेंडेंट माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट क्या होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 2DD, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है, ये से मैं बड़ा कर लेती हूँ। ए पर्सन हु इज़, एक पर्सन जो कि है रेलवे सर्वेंट है, ठीक है, क्रू ऑफ शिप में वर्क करता है, क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट में, ड्राइवर है, क्लीनर है, हेल्पर है, मैकेनिक है, मोटर है। एम्प्लॉय जो रिक्रूट हुए हैं अब्रॉड में वो सब एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक है। कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं या माइन में कर रहे हैं, शिप लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी लिस्ट दी गई है इस एक्ट के शेड्यूल में। तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट कौन सी शेड्यूल में दी गई है, आपको ये कमेंट करके बताना है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। तो इसकी लिस्ट आपको कमेंट करके बतानी है कि किस लिस्ट में एम्प्लॉयज़ को किस शेड्यूल में बताया गया है। और इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन।
ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे डेफिनेटली, और अच्छे कमेंट्स करोगे और चैनल को फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। नेक्स्ट के मैंने ऐड नहीं करे हैं नोट्स, एम्प्लॉय तक मैंने करे हैं, और बाकी का लेक्चर मैं एज सुन एज़ पॉसिबल लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, तो टिल देन आप पढ़ते रहिए, लेक्चर को शेयर करते रहिए, और अगर कोई भी इशू आता है डिपेंडेंट में या हिस्ट्री में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।